जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RSE एजुकेशन चैनल पर। मैं राउतू सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो पर हम लोग समझते हैं कि 10th क्लास का जो 5वां चैप्टर है, इसमें से जो समानांतर श्रेणी नाम से हमारा टॉपिक है, समानांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चीजें हम लोग जो मोटी मोटी चीजें हैं वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पहले बेसिक देखने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे एकदम तरीके से। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये कुछ पद नाम से कुछ आएंगे। ये पद क्या होता है उसे समझेंगे। फिर सर्व अंतर नाम का आएगा जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिर तीसरा एपी का व्यापक रूप जानेंगे, उसका जो व्यापक रूप कैसे होता है। उसके बाद एपी को हम परिमित एवं अपरिमित एपी में बांटते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो साथियों चलिए हम लोग समझते हैं कि करके कि इनके जो शब्दावली है, इन शब्दावली क्या है और इसके इस्तेमाल आगे हम लोग चैप्टर में कितना काम आएगा। इस चीज का बेसिक हमें पता रहेगा तो आगे क्वेश्चन को डील करने में बहुत इजी होगी। तो चलिए साथियों समझते हैं सबसे पहले पद क्या होता है। तो पहली बात तो ये हम लोग देख लें, अगर मैं कहीं इस तरह से लिख दूं 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से, फिर यहाँ लिख दूं 20 कॉमा 20, तो इस तरह से अभी हमने लिख दिया है। तो क्या ये मतलब एपी है? ये भी खुद में एक यहाँ एक टॉपिक हो सकता था साथियों। यहाँ हम इसको स्टार पॉइंट में नोट कर सकते थे कि कोई भी इस तरह से सीरीज दे दिए हैं, एक प्रोग्रेशन दे दिए हैं, तो वो एपी कब कहलाएगा, उसकी शर्तें क्या है, कब उसको हम एपी मानेंगे कब नहीं मानेंगे। तो पहली बात समझ लीजिए साथियों, यह ऐसा क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि कौन कौन एपी है कौन कौन एपी नहीं है, ये चुनने के लिए क्वेश्चन भी है। तो एपी होने के लिए क्या चाहिए और नहीं होने के लिए मतलब किस आधार पर नहीं होगा ये कह सकते हैं। तो साथियों पहली बात चलिए अब शुरू होता है यहाँ से समझने वाली बात, चलिए समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें अभी देखना होगा कि 2 से 4 तक जब गया तो उसमें कितना डिफरेंस हुआ। जब हम 2 से 4 गए तो 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 4 से 6 में गए तो फिर 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 6 से 8 में गए तो फिर 2 का डिफरेंस हुआ। इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि हर स्थिति में मतलब हर अगला जो पद है पिछले पद से एक निश्चित अंतराल के बाद मिल रही है। ऐसी स्थिति जब ये कंडीशन जब फॉलो होती है किसी प्रोग्रेशन के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो वही उसकी कंडीशन होती है कि ये एपी कहलाने का। हर अगला पद पिछला पद से और हर पिछला पद अगला पद से दोनों तरह से क्या होना चाहिए, एक निश्चित अंतर पर होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सर्व अंतर, यानी कि इसी में छिपा हुआ है पद, इसी में छिपा हुआ है सर्व अंतर। तो साथियों इस तरह से जो कोमा कोमा दिया हुआ है, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, इन्हीं को हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद, यानी कि टर्म। इसी टर्म को हम आगे एनवा पद nth टर्म के रूप में कहेंगे, जहां n उसका क्रम को बताएगा। n अगर 1 रहेगा तो पहला पद, दूसरा रहेगा तो दूसरा, 3 रहेगा तो तीसरा, 4 रहेगा तो चौथा। इस प्रकार के पद हम लोग पहला दूसरा तीसरा पद में बांटते हैं। कोमा कोमा के बाद जो रहती है वही पद है, टर्म है। तो हम समझ गए साथियों पद क्या होता है, हम समझ गए। अगर ऐसी भी हो सकती है, यहाँ -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, डॉट 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 है, तो ये भी एक एपी हो सकती है, ये भी एक एपी है। तो यहाँ पर भी एक मतलब नॉर्मल सबके बीच एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिलती है। प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, बट्टा में हो सकती है, पॉइंट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर अगला जो पिछला पद से एक कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर सबके बीच सेम होना चाहिए। तो ये हो गया पद। दूसरी बात समझते हैं सर्व अंतर। सर्व अंतर क्या होता है, ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अगला पद से पिछला पद अगर घटाते हैं तो उस समय जो डिफरेंस मिलता है वही सर्व अंतर है। तो सर्व अंतर का हम लोग फॉर्मुलाइज ऐसा कर सकते हैं, सर्व अंतर यानी कि इसी को हम लोग डी कहते हैं, सर्व अंतर डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसी को हम कह सकते हैं मतलब कई तरीके से हर अगला पद पिछले पद से घटाने पर जितना डिफरेंस होगा वही उसका सर्व अंतर होगा। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। साथ ही इस तरह से कई तरह से लिखे जा सकते हैं। सीधी बात समझ लीजिए कि जो अगला पद है उनसे पिछला पद घटा देने पर जो आएगा वही
उसका सर्वांतर होगा। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, -4 से -2 घटाएंगे, -4 से -2 घटाएंगे तो -4 माइनस माइनस हो जाएगा +2, यानी कि हो जाएगा क्या, -2। इस एपी के लिए सर्वांतर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सर्वांतर कितना होगा ये तो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि सर्वांतर होता क्या है। इसके बीच का डिफरेंस वही होगा इनके बीच का डिफरेंस, जो डिफरेंस इसके बीच है वही डिफरेंस इसके बीच, इसी को कहते हैं सर्वांतर। सबके लिए कॉमन एक डिफरेंस जो कि हर एक पद अगले पद और पिछले पद के लिए होगा। इस प्रकार हम ये भी समझ गए साथियों आराम से। अब जब हम लोग व्यापक रूप देखने लगेंगे किसका, किसी एपी का, तो वो क्या होगी, चलिए इसको देखते हैं साथियों। अब अगर हम लोग एपी का जो पदों को लेते हैं, तो पहला पद को हमने A1 ले लिया, दूसरा पद को A2 ले लिया, तीसरा को A3 ले लिया, चौथा को A4 ले लिया, कोमा कोमा करके इस प्रकार डॉट डॉट में अगर हम चलते हैं आगे, तो इस बीच में एक चीज और हम जानते हैं कि इन सबों के बीच कितना कितना आंसर होगा, अंतर होगा, डी का अंतर होगा, सबके बीच डी का अंतर होगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अगर पहला पद हमारा क्या है, पहला पद तो A1 है ना, पहला पद A1 है, इसमें कोई डाउट नहीं, A1 को सिर्फ A भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरा पद की बात करते हैं, दूसरा पद, तो दूसरा पद अगर दिया हुआ है तो A2 है, लेकिन ये दूसरा पद को एक अन्य तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, A1 प्लस D। A1 यानी कि पहला पद में जगह अगर हम अंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। और अगर हमें तीसरा पद निकालना हो, तो तीसरा पद निकालना हो यानी कि A3 निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, A2 में अगर हम D जोड़ दें तब भी मिलेगा, या फिर अगर हम A1 में 2D जोड़ दें तब भी मिलेगा। इस चीज को समझ रहे हैं साथियों। अगर हम दूसरा पद में सर्वांतर D जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो हम A1 में ही, इसी A1 में इन दोनों D प्लस D एक साथ 2D अगर जोड़ दें तो सीधा A3 नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। इसका मतलब ये A1 D इनके बीच एक रिलेशन बनने वाला है साथियों। देखिए अगर हम फिर चौथा पद लिखते हैं तो चौथा पद A4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A4 के लिए एकदम लिख सकते हैं A3 प्लस D, एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका लिख सकते हैं, A3 ना लिख करके A1 प्लस 3D लिख सकते हैं, या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A1 में अगर 3D, इसी A1 में 1D 2D 3D, इस 3D को एक साथ हम ऐड कर दें, इतना से D जोड़ दें तो सीधे हम A4 पर नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो साथियों इस तरह से जो पद होती है उसको A1 प्लस D, A1 प्लस 2D या A1 प्लस 3D के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग व्यापक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। साथियों पहला पद को ओनली A1 कोमा A1 प्लस D ये दूसरा पद है, फिर A1 प्लस 2D ये तीसरा पद है, A1 प्लस 3D ये चौथा पद है। इस तरह से हमारे पास एक क्या निकलेगा, सीरीज बनेगा। ये इसे ही हम लोग एपी का व्यापक रूप कहते हैं। अगर आपको पहला पद मालूम है, सर्वांतर पता है, तो आप जिस भी पद का, जिस भी क्रम का पद लिखना चाहें उसे आराम से लिख सकते हैं। यही एपी का व्यापक रूप है। यानी कि अगर आप एन लिखना चाहते हैं, एनवा क्रम को लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां ए क्या है, A1 के ही बराबर है। यानी कि पहला पद को आप A1 लिखिए या फिर ओनली A लिखिए। हम क्या कर रहे हैं, A1 सभी जगह लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं। अगर हम एनवा पद चाहते हैं तो n-1 पद n-1 डी ले रहे हैं। जैसे ये हो गया दूसरा पद, ये तो पहला पद, ये तो दूसरा पद। दूसरा पद में हमने 1 डी लिया ना, 2 से 1 घटा के, जी हाँ। ये रहा तीसरा पद,
तीसरा पद में हमने कितना डी लिया, 2d लिया, 3 से 1 घटा के 2, और ये है चौथा पद, ये चौथा पद है लेकिन हमने कितना लिया 3d, यानी कि 4 में से 1 घटा के इसी चीज को हम लोग फॉर्मुलाइज करने के लिए लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहाँ n क्या बताता है, उनका सीरीज को बताता है, क्रम को बताता है, कितने नंबर का पद है। अगर यहाँ 8 होता, 8वां पद आपको निकालना है तो 8 माइनस 1 7d करते हैं। अगर 20वां पद निकालना होता तो 20 माइनस 1 19d करते हैं। तो ए में पहला पद में अगर आपको जिस क्रम की पद निकालना चाहते हैं उस क्रम से 1 माइनस करके उतना d जोड़ देंगे तो आपको प्रॉपर वो पद मिल जाएगी। यही है एपी का व्यापक रूप। ठीक है साथियों, चलिए आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि ये फिर से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो ये चीज फिर से आएगा। अभी तो हम एक तरह से हम आपको ओवरव्यू दे दिए हैं ऊपरी, वहां पर फिर से ये फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, वहां और हम लोग 100% समझेंगे। अभी आप लोग 60% समझ लीजिए, फिर हम वहां पर बाकी 40% कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन वो आएंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग अगला देखते हैं कि ये जो एपी होती है ये कब परिमित होगी और कब अपरिमित होगी। आइए साथियों, अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एपी परिमित या अपरिमित होती है। परिमित मतलब भी हमको समझ में आ रहा है कि परिमित मतलब होता है फाइनाइट। परिमित मतलब फाइनाइट, यानी कि वहाँ निश्चित होगी, उस एपी में जो पद होंगे उस पदों की संख्या निश्चित होगी। और अपरिमित मतलब जस्ट इसका उल्टा, अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, जिसमें एपी की संख्या यानी कि पदों की संख्या, टर्म की संख्या फाइनाइट नहीं होगी, अपरिमित होगी। कैसे? जब हम लोग बात करते हैं परिमित एपी की, तो परिमित एपी में जो क्या होता है, अंतिम पद मालूम होती है, अंतिम पद मालूम होती है। साथियों, अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने जो एपी लिखा था 2 4 6 8 डॉट डॉट करने के बाद यहाँ 20 लिखे थे, और आगे फिर हम डॉट भी नहीं दिए थे, मतलब कोमा आगे नहीं दिए थे, बिंदी भी हम तो यहाँ तक नहीं दिए थे। अगर बिंदी देखे तो भी खत्म होती बात। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ कि नहीं, बिल्कुल खत्म हुआ। तो ये अंतिम पद मालूम है ना, जी बिल्कुल मालूम है। तो अंतिम पद जब मालूम रहेगा, इस टाइप के एपी को हम लोग कहते हैं परिमित एपी। परिमित ये तो फिक्स हो गया, 20 तक ही है, उसके आगे नहीं है। और अगर साथ में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने दूसरा एपी किया था -2 -4 -6 -8 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही डॉट डॉट में जोड़ दिया। क्या आपको पता है कि ये कहाँ खत्म होगा? जी नहीं। क्या मुझे पता है कि ये कहाँ खत्म होगा? जी नहीं। ना मुझे पता ना आपको पता, किसी को नहीं पता। यानी कि इसका अंतिम पद कैसा है, अंतिम पद मालूम नहीं होती है, अंतिम पद नहीं मालूम होती, या फिर ऐसे समझिए अंतिम पद मालूम नहीं होती। जब अंतिम पद मालूम नहीं है तो फिर हम कह भी नहीं सकते कि कितने पद है, इसलिए ये कहलाएगा अपरिमित एपी। बस इतनी सी बात है। अंतिम पद पता है, परिमित एपी नहीं पता है, अपरिमित एपी, बस काम पता। अब इतना बेसिक चीज हम लोग समझ गए हैं, इनसे आधारित हम लोग अब सवाल करते हैं, वैसे सवाल और वो क्वेश्चन जिसका हमें एग्जाम में सीधा सीधा संबंध है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे वहां से हम उस चीज का हम लोग जिक्र करके टाइम खराब नहीं करेंगे। जो जरूरी है नॉलेज के बेसिस से, एग्जाम के बेसिस से, वही हम बात करेंगे। यही हमारे लिए सबसे फायदेमंद वाली बात होगी। तो चलिए साथियों, हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन आएंगे तो क्या आएंगे, तो एक्सरसाइज 5.1 से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले वो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, ये मैंने मतलब अब तक के जितने भी पूछे गए हैं उनमें उसके आधार पर बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि अब तक जो भी जेक पूछा गया है यहाँ से पूछता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन 1 में है वो लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है और पूछता भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 अंक के लिए होता है, तो 1 अंक के लिए ये सबसे सटीक और सुटेबल है, इसलिए यही से पूछे जाते हैं। तो दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। देखिए साथियों, हमें 4 पद लिखने हैं। कब हम लिख पाएंगे? जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। हमने कहा था ना, ए और डी यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक अगर हमको पता रहेगा तो हम सभी पद लिख सकते हैं। प्रथम 4 पद बोला है, हमको 5 बोलेंगे 5 लिख देंगे, 6 बोलोगे 6 लिख देंगे, 10 तो 10, 20 तो 20, जितना पद बोलोगे उतना हम लिख देंगे। बस मुझे चाहिए पहला पद और सार्वधातुक डी।
तो दोनों दिया रहता है, हम तो लिखेंगे 4 पद, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लेंगे। देखिए साथियों कैसे लिखते हैं। तो ये a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 10 है, यानी कि a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस d है। इसके माध्यम से हम कैसे सॉल्व करते हैं साथियों, देखिए हम इधर कर रहे हैं सॉल्व एक नंबर के लिए। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, अरे यार क्या होगा, प्रथम, मुझे यहाँ पद लिखना भूल गए, प्रथम पद इक्वल टू a इक्वल टू 10, बात खत्म, यही है प्रथम पद। दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद होगा, दूसरा पद इक्वल टू a प्लस d। तो a में क्या जोड़ देंगे, a का मान 10 है, d का मान 10 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ये हो गया दूसरा पद। फिर तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा कैसे, a प्लस 2d होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, a प्लस 2d। तो a का मान 10 है, 2 इंटू d का मान कितना 10 है, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30। यानी कि तीसरा पद क्या हो गया 30। कितना पद लिखने कहा गया है, 4 पद ना, तो चौथा पद तक लिखेंगे। चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। देखिए साथियों, चौथा पद पूछा है तो 4 में से 1 घटा के 3d, तीसरा पूछा है तो 3 में से 1 घटा के 2d, दूसरा पूछा है तो 1 घटा के ओनली d। यही तो n-1 वाला क्रम में हम लोग लिख रहे हैं। तो a का मान 10 है, 3 का 3 10, 3 दाई 30, तो फिर 10 में ये जोड़ेंगे तो 40। तो साथियों इस तरह से हमें 4 पद मिल गए ना, a इक्वल टू 10, मतलब a, तो उसके बाद जो a2 मिला, दूसरा पद a2 इक्वल टू 20, a3 इक्वल टू 30 और a4 इक्वल टू 40। क्या साथियों यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा, अतः AP बराबर क्या होगा, AP लिखने तो नहीं कहा है, बस हमें यही 4 पद लिखने कहा है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अतः AP इक्वल टू क्या क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, डॉट 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 होगा। ना हम इसकी परिमित की बात करेंगे ना अपरिमित की, हमें तो 4 पद लिखने कहा गया है। हम सिर्फ इतना भी लिख देते हैं तो मेरा आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर इतना लिख देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। यहीं तक में मेरा हो गया आंसर। साथियों बस इतनी सी है, आपको इतना करने से 1 अंक मिलेंगे। तो हम लोग बार बार इस चीज़ को नहीं बोलना है कि बूंद बूंद से गड़ा बढ़ती है। एक एक नंबर हमें एग्जाम में हमें अच्छे से अच्छे मार्क को अचीव करने के लिए साथ देगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देर के हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें किस प्रकार दिया हुआ है उसको फिर हम लोग देखते हैं। साथियों जब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये 2 नंबर है उसको सॉल्व करने की, तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। क्या कभी ऐसा होता है कि सर्वांतर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्वांतर जो आएगा वो प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, 0 भी हो सकता है। एक सीरीज ऐसा होगा कि बढ़ता जाएगा, दूसरा सीरीज हो सकता है घटता जाएगा, तीसरा सीरीज ऐसा भी होगा कि निश्चित रहेगा। अगर उसमें सर्वांतर 0 है तो वो वही सीरीज मतलब वही पद रिपीट होते जाएगा। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं पहला पद की, पहला पद सिंपली a के बराबर होता है जो कि होगा -2। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं दूसरा पद की, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हम लोग प्राप्त करते हैं a में d जोड़ करके। जी हाँ, आराम से देखना, हम क्या कर रहे हैं a में d जोड़ रहे हैं। तो a का मान कितना है -2, d का मान कितना है 0, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -2। इसमें और इसमें कोई अंतर, a भी वही है, a2 भी वही, यानी कि दूसरा पद भी वही है। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद, अच्छा यहाँ इस चीज को भी हम लिख देते हैं a2 और ये है a1, लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी इसे। तीसरा पद कैसा होगा, a प्लस 2d होगा। a का मान कितना है -2, 2 इंटू d का मान कितना है 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा -2। चौथा पद क्या होगा, चौथा पद जब हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा a प्लस 3d होगा। a का मान -2 प्लस 3 गुना d का मान कितना है 0, d का मान 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा -2। यहाँ पर पद की क्रम तो बढ़ती जा रही है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, लेकिन जो हमें वो पद मिल रहे हैं वो क्या हो रहा है, सभी जगह -2 मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा अंतर ही शून्य है। अंतर शून्य का मतलब कोई अंतर नहीं, सभी क्रम में -2 -2 -2 आएगा। आप इसे परिमित करना चाहें तो परिमित तक ले जाइए, आप परिमित करना चाहें तो आप परिमित तक ले जाइए, लेकिन आपका जो पद होगा वो हमेशा -2 ही मिलेगा। इसका रीजन है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस d = 0 है। ओके, तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगर हम इससे एपी लिखना चाहें तो पहले जैसा अतः हमारा जो एपी होगा कैसा होगा, -2, -2, -2, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सभी पद मेरा कैसा है, -2 -2 है, बराबर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में a = दिया हुआ है 4 और d = दिया हुआ है -3। चलिए साथियों इसमें कुछ वैल्यूज अलग है, देखते हैं क्या आ रहा है। पहला पद क्या हो सकता है, हो सकने वाली बात नहीं है, हम लोग निकालेंगे। पहला पद इक्वल टू तो a होता है हमेशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 ही होगा। लेकिन जब हम लोग दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद, तो दूसरा पद में क्या करते हैं, a में d जोड़ देते हैं, पहला पद में d जोड़ देते हैं। a का मान 4 है और हमको जोड़ना कितना, -3। साथियों यह देखना, जोड़ने का मतलब हर बार जोड़ना ही नहीं होता, लेकिन जोड़ने वाली स्थिति में कभी अगर जोड़ने वाला फैक्टर यानी कि वो जो आइटम होगा वो अगर माइनस में होगा तो लिखने को तो जोड़ लिखते हैं, लेकिन अंततः मुझे पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी 4 से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। तीसरा पद की बात करें तो क्या होगा, जब हम तीसरा पद निकालते हैं तो a + 2d, a + 2d, तो a का मान कितना 4, d का मान कितना 2, तो 2 ही रहेगा, d का मान -3, तो 4 + 2 × 3 यानी कि -6। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा, 4 से जब 6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, मेरे पास कुछ जगह बचेगा, तो -2 हुआ। अगर हम चौथा पद निकालते हैं तो क्या होता है, चौथा पद बराबर हो जाएगा a + 3d। a का मान कितना है 4, 3 3 ही रहेगा, d का मान कितना है -3। अगर इसका हम आगे बनाते हैं तो 3 3 -9, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 से 9 घटाएंगे तो -5। इस तरह से संख्या क्या हुई, 4 से 1 हुआ, 1 से -2 -5, इस तरह से धीरे धीरे करके माइनस की ओर बढ़ती जा रही है, यानी कि घट रही है। साथियों ध्यान रखना, अगर सर्वांतर माइनस में रहेगी, सर्वांतर अगर माइनस में रहेगी तो पहला पद के बाद चीजें घटती चली जाएगी, वो कम होती जाएगी सीरीज। तो साथियों हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः एपी बराबर, एपी क्या होना चाहिए, 4 होगा, 1 होगा, -2 होगा, -5 होगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। हमको सिर्फ 4 पद लिखने के लिए कहा गया है, तो हम 4 पद ही लिखेंगे, यही मेरा आंसर है। अगर एपी लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा तो मेरा इतना तक ही मेरा आंसर हो जाता है, लिखने के लिए कहा जाएगा तो इतना लिख देंगे एक लाइन, इसमें कोई गुरेज नहीं है। चलिए साथियों चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 4। चलिए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो a का मान -1 है और d का मान 1/2 है। देखिए साथियों हम लोग देखते हैं, अगर कभी सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस इस तरह से बट्टा में होता है तो क्या होता है, होगा क्या, वही तो पहला पद इक्वल टू क्या होता है, वो बिल्कुल इक्वल होता है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम लोग दूसरा पद की बात करते हैं, दूसरा पद 2 नंबर का पद ना, तो a + 1d या फिर a + d, पहला पद में कॉमन डिफरेंस d जोड़ देंगे, a का मान है -1, उस पर d जोड़ेंगे 1/2। ये तो बट्टा वाली जोड़ वाली बात आ गई, अरे हाँ जी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, बाकी त्रिज्या गुना 2 इकाई -2 और 1 इकाई 1, तो -2 + 1 -1 होगा, यानी कि -1/2। ये होगा मेरा क्या, दूसरा पद। जब हम लोग तीसरा पद की बात करते हैं तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद निकलेगा a + 2d से। तो a का मान कितना है, a का मान है -1, 2 × d, d का मान कितना है, फिर से मान, अच्छा ये कोई माइनस में नहीं है जी, 2 × 1/2। तो साथियों 2 2 कट जाएगा, तो -1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि तीसरा पद 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। चौथा पद क्या होगा, चौथा पद बराबर हो जाएगा a + 3d। a + 3d होगा तो a का मान कितना है -1, 3 × d, d का मान है 1/2,
यानी कि चलो इसको हम लंबा ही बना देते हैं, नीचे जगह नहीं। हाँ, तो -1 और ये हो जाएगा 3/2। तो फिर इनको हम यहाँ बना देते हैं, चलेगा क्या? नीचे नहीं दिख रहा होगा साथियों, आगे बनाते हैं। नोट तो हम हर हाल में करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2 + 3, नीचे होगा 2, -2 में से +3 यानी कि -1/2। ये फिर से बराबर हो गया। अरे माइनस कैसे आएगा, ये प्लस बड़ा संख्या है ना, तो 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से 4 पद हमें मिल गए। कौन कौन से मिले हैं ना? पहला पद बराबर -1, दूसरा पद -1/2, उसके बाद तीसरा पद 0, उसके बाद चौथा पद 1/2। इस तरह से अगर मेरा कोई इस तरह से कोई संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा है, तो कहाँ से शुरू हुआ था? -1। अच्छा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1, यहाँ -2, तो कहाँ से शुरू हुआ था? -1। यहाँ -1 से शुरू होकर के कहाँ पहुंचा? 1/2, यानी कि यहाँ पहुंचा -1/2। उसके बाद 0 में पहुंचा, उसके बाद फिर 1/2 +1/2 में पहुंचा। इस प्रकार से सीरीज इस तरह से बढ़ती जा रही है ना? ये हुई बात। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन 4 भी हो गया, 4 पद हमने लिख दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5। चलिए साथियों, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, देखते हैं कितना सजीव है ना? a = -1.25 पर d = -0.25 है। अजीब तो कुछ नहीं है, बस दशमलव में है। तो क्या करेंगे? करना क्या है, बस वही पहला पद इक्वल टू क्या होगा? पहला पद कुछ नहीं, a के बराबर होता है -1.25, यही हो गया आंसर। दूसरा पद निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। दूसरा पद बराबर क्या होता है? a + d होता है। a का मान कितना? -1.25 प्लस d का मान कितना? -0.25। यहाँ फॉर्मूला का प्लस हम लिखे हैं और वैल्यू माइनस में है, उसे ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। -1.25 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -0.25। अब दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में रहते हैं तो क्या करते हैं साथियों? संख्याओं को जोड़ते हैं। तो दोनों पर दशमलव के 2 अंक पर हैं, तो जोड़ने में आसान होगी। 5 5 10, 2 2 4 1 5, यहाँ होगा दशमलव 1 2 3। क्या मिला हमें? माइनस माइनस है तो सिंबल लगेंगे, -3.5। ये हो गया दूसरा पद। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार, होगा, पक्का होगा। तीसरा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद बराबर a + 2d। 2d, a कितना है? -1.25 प्लस 2, d का मान कितना है? -0.25। -1.25 प्लस 2 से इसको गुना करेंगे, क्या मिलेगा? 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 0 0, लेकिन ये आएगा माइनस में, तो यहाँ ठीक से लिख देते हैं। माइनस में आएगा, फिर बीच में माइनस हो जाएगा, -1.25 -0.50 इक्वल टू क्या होगा? दोनों माइनस में है, फिर से संख्या जुड़ेगी, 5 का 5 और ये 2 और 5 7, दशमलव लगेंगे, 1 का 1 और माइनस हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से हमने क्या पाया? तीसरा पद भी मिल चुका है, -1.75। फिर अगर हम लोग चौथा पद की बात करते हैं, चौथा पद को यहाँ निकाल लेते हैं। चौथा पद इक्वल टू हो जाएगा क्या? a + 3d। चौथा है ना, तो 4 से 1 घटा के 3d। a का मान कितना निकला? -1.25 निकला नहीं है, दिया हुआ पहले से है ना। 3d का मान है -0.25। अब इसके बीच से कैलकुलेशन करते हैं। -1.25 प्लस ये 3 से गुना करते हैं, तो 3 5 15, 1 9 3 2 नीचे 1 7, 0। ये भी फिर से माइनस में आएगा, जी हाँ आएगा। -1.25 -0.75, या माइनस है तो क्या होगा? फिर से संख्या जुड़ेगी, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ साथियों? -2 हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमने सभी पद निकाले। पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये और चौथा पद ये। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको प्रथम पद दे दिए जाएंगे तो सब अंतर दे दिए जाएंगे, तो आपको जितना पद लिखने के लिए कहा जाएगा उतना लिख लोगे साथियों। निश्चित रूप से आप कहिए, अगर आप ये समझ गए हैं कि हाँ सर हम लिख सकते हैं, कि अगर मुझे प्रथम पद और सर्वांतर बता दीजिएगा तो हम जितना पद बोलोगे उतना लिख दिए हैं, ठीक है। तो फिर आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन जो 2 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 में जो 1 2 3 4
5 तक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसको हमने अभी सॉल्व करके दिखाया। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने की बात हमने शुरू से किया है, तो इस चीज को यहाँ समाप्त करते हैं। तो फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग अलग से फिर अगला वीडियो में हम डालेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में कर दीजिए शेयर, विशेष करके उन लोगों को जो अभी फिलहाल 8, 9 और 10th में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर रिकमेंड करना और ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।